हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो गाइस, हम लोगों ने चैनल पे जो इग्नू एमए सोशियोलॉजी की सीरीज़ स्टार्ट की थी। दिसंबर टर्म एंड वाले बच्चों के जब एग्ज़ाम होने थे तो फरवरी एंड मार्च में उनके एग्ज़ाम हुए थे। उस ड्यूरेशन पे हम लोगों ने ये सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हम लोगों ने आपकी प्रॉपर सब्जेक्ट की फर्स्ट ईयर के एमएसओ 1, 2, 3, 4 की डिटेल्ड एनालिसिस बाय द इग्नू बुक्स, उसको नोट से पढ़ना स्टार्ट किया था। कुछ वीडियोस कवर करने के बाद आई रियलाइज कि जब तक आप लोगों के एग्जाम होंगे फेब या मार्च में, तब तक हम लोग पूरी पूरी बुक कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सो आपके एग्जाम में हेल्प करने के लिए उस टाइम पे इस बुक्स की सीरीज को स्टॉप करके मैंने आप लोगों का क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रिवीजन कराना स्टार्ट कर दिया था, जिससे बहुत से बच्चों की हेल्प भी हुई और एमएसओ 1, 2, 3, 4 के क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बहुत सारी वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं। वो वीडियो दिसंबर टर्म एंड वाले बच्चों के लिए जितनी इंपॉर्टेंट थी, उतनी ही वो आगे जून में जिनके एग्जाम होने थे या आगे दिसंबर में होने हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और यू कैन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस किए हैं। सो आप जब भी एग्जाम देने वाले हैं जून में या आगे फर्दर आप लोगों का दिसंबर में एग्जाम होगा, तो एग्जाम नहीं पता है अभी, देखो पोस्टपोन होने की बात है, डेट प्रॉपर नहीं आई है, बट या एग्जाम देना है, तैयारी करनी है, दैट इज अ फैक्ट। तो वो चीज़ के अकॉर्डिंग आप वो वीडियोस भी देख सकते हो। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करोगे तो अलग अलग यूनिट से काफ़ी सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये यूनिट्स, ये प्रॉपर बुक आपके एग्जाम से पहले खत्म नहीं भी होती है, तो उस क्वेश्चन आंसर सीरीज से आप लोग काफ़ी कुछ कवर कर चुके होंगे। तो आई सजेस्ट कि आप दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली फॉलो कीजिए। आज बहुत टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ इस सीरीज़ की, तो दैट्स वाई कुछ बातें बतानी ज़रूरी है, तो इसलिए बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो से डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट करा करेंगे। तो ये हम एमएसओ 1 की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। प्लस इग्नू एमए सोशियोलॉजी का मटेरियल की मैं बात करूँ तो आपको पता होगा कि ये मटेरियल यूपीएससी में जिन बच्चों के पास सोशियोलॉजी ऑप्शनल है या आप कोई स्टेट पीसीएस सोशियोलॉजी ऑप्शनल से दे रहे हैं, तो आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उसके लिए भी आप यहाँ से चीज़ें कवर कर सकते हैं। रही बात नोट्स की, तो नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे जस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फ्यू यूनिट्स और पर्टिकुलर चैप्टर। मैं नोट्स टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया करूँगी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए सो दैट आप वहाँ से नोट ले सकें। साथ साथ में आप लोग इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, इट्स बाय द नेम education_hotspot। आप सर्च कीजिए और उस चैनल को फॉलो कीजिए। वहाँ पे भी मैं काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी वीडियोस की फॉर्म में इंट्रोड्यूस करती रहती हूँ, दैट विल हेल्प टू इन्हेंस योर नॉलेज। तो अब स्टार्ट करते हैं एमएसओ 1। एमएसओ 1 की यूनिट 1, यूनिट 2 पूरी अपलोडेड है, ठीक है। ब्लॉक फर्स्ट की बात करेंगे तो मैं सिलेबस भी अपलोड कर दूंगी बहुत जल्द पूरा, सो यू कैन चेक दैट। यूनिट थर्ड हम लोग कर चुके थे, यूनिट थर्ड की एक वीडियो ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो दिस इज द सेकेंड वीडियो। यूनिट जो आपका पर्टिकुलरली थर्ड है, जिसका नाम है थ्योरी एंड पैराडिगम, इसका ये सेकेंड वीडियो है। थ्योरी एंड पैराडिगम में हम लोग पैराडिगम का मीनिंग देख चुके थे, जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपके थर्ड यूनिट के 3.1 एंड 3.2 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। दिस इज 3.3, जिसमें बात की गई है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थ्योरीज की। अब क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थ्योरीज की बात करते हैं। क्लासिकल मतलब जो चीज़ पुरानी चली आ रही है ना, कंटेम्प्रेरी में हम थोड़ा सा चेंज और न्यू चीज़ें क्या हुई हैं उनकी बात करते हैं, बट क्लासिकल थ्योरीज की जो पहले से थ्योरीज और फॉर्मुलेशंस जो थे सोसाइटी में चल रहे थे। तो अब क्लासिकल की बात करेंगे तो सबसे पहला नाम जो हमारे माइंड में आएगा वो किसका आएगा? वो आएगा जिस पर्सन को, ये मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, यहाँ पे ये चीज़ दोबारा रिपीट की है, पर्सन अगस्त कॉम्टे, जिन्हें फादर ऑफ क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। तो इनके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थ्योरी इमर्ज क्यों हुई? आपको पता है सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट आप लोगों ने बीए में पढ़ा होगा, 11th-12th में पढ़ा होगा, बेसिकली 11th में पढ़ा होगा, 11th की एनसीईआरटी में, कि सोशियोलॉजी जो थी वो इमर्ज हुई क्यों? क्योंकि उस टाइम पे साइंटिफिक स्टडी पॉसिबल हो पा रही थी। साइंटिफिक स्टडी होना पॉसिबल हो पा रहा था, फ्रेंच में रिवोल्यूशन आ गई थी, एनलाइटनमेंट का टाइम आ गया था, लोगों ने क्वेश्चनिंग रीजनिंग करना स्टार्ट कर दिया था, और इसी रीजन से सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट के रूप में उभर के आ रहा था। तो पहले की सोशियोलॉजी की बात करें तो पहले की जो सोशियोलॉजी थी, हम सोसाइटी की स्टडी किसके बेसिस पे कर रहे थे? कुछ बातें जो फिलोसफर ने कह दी, तो जो फिलोसफर का रिफ्लेक्शंस होता था, रोमांटिसिज्म की बात जो आपकी पोइट्री नॉवेल्स इन सब में हो रही है, कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे चीज़ों को, और लोगों के अपने खुद के कंसेप्शंस। सोशियोलॉजी का मतलब यही था, सोसाइटी में ये सब चीज़ें प्रिवेलेंट थी। जब इंटेलेक्चुअल्स जो लोग थे, उन्होंने, जो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे, उन्होंने क्या करा? डिफरेंटली सोसाइटी को स्टडी करना स्टार्ट करा। उन्होंने देखा कि सोसाइटी का अपना खुद का इंटरनल स्टैटिस्टिक्स है एंड डायनेमिक्स है।
ठीक है। सोसाइटी में अपने कुछ इंटरनल रोल प्ले करते हैं लोग, और जो स्ट्रक्चर होता है प्लस एक अपना डायनामिज्म है इसमें टाइम टू टाइम, डायनामिज्म में मतलब क्या होता है, टाइम टू टाइम चेंज आना। ऐसा नहीं है जैसी सोसाइटी फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम से पहले, फ्रीडम मिलने से पहले थी, उस वैसी सोसाइटी आज एग्जिस्ट करती है, या जैसी सोसाइटी आप लोग ऑब्जर्व करते हो, सुनते हो, जमाना बदल रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, पेरेंट्स बोलते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं, तो वो जमाना बदल रहा है वाली बात क्या है, सोसाइटी में चेंज आ रहा है, स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, वैल्यूज में चेंज आ रहा है, नॉर्म्स में चेंज आ रहा है। पहले के टाइम पे लव मैरिज वॉज अ वेरी बिग इशू, ठीक है, बट आज की डेट में ठीक है, एग्री, हर फैमिली में नहीं इतना ओपन है, हाँ, बहुत सी फैमिलीज में इशू है, बट बहुत सी फैमिलीज को ओपनली एक्सेप्ट भी कर रही हैं। बहुत सी फैमिली में बच्चों से पूछ भी लिया जाता है कि आप अपनी लाइकिंग, आप अपने प्रेफरेंस पहले हमें बता दीजिए। तो चीज़ें क्या हो रही हैं, इसको डायनामिज्म बोलते हैं। मैरिज के स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, तो मेनी थिंग्स आर चेंजिंग, ठीक है। तो ये बात होती है, ये कब हुआ, इंटेलेक्चुअल्स लोगों ने स्टडी करनी स्टार्ट की, चीज़ें अपनी थ्योरी फॉर्मुलेट करनी स्टार्ट की, साइंटिफिक एक व्यू पॉइंट आ गया लोगों का, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिली। अब सोशियोलॉजी टर्म किसने कॉइन करा, इट इज़ कॉइन बाय अगस्त कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे एक फ्रेंच के सोशियोलॉजिस्ट थे, फिलोसफर भी थे, और इन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। पहले सोशल फिजिक्स काइंड ऑफ वर्ड काफ़ी प्रिवेलेंट था, लेकिन हाँ, सोशियोलॉजी जो टर्म फर्स्ट टाइम यूज़ किया और जिसे आज तक आप एज अ सब्जेक्ट के फॉर्म में पढ़ रहे हो, वो किसने सबसे पहले वर्ड दिया था, दैट वर्ड वॉज गिवन बाय अगस्त कॉम्टे। इसलिए हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी की बात करें तो वो फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन हो जाते हैं, वो फादर ऑफ सोशियोलॉजी हो जाते हैं अगस्त कॉम्टे। सो अगस्त कॉम्टे की स्टडी के अकॉर्डिंग देखें तो इन्होंने सोशियोलॉजी को एक सेपरेट साइंटिफिक सब्जेक्ट के रूप में फेमस करा। अब उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा, मतलब बहुत से काम करे हैं ना, एक सोशियोलॉजिस्ट है, कोई फिलोसफर है, कोई पॉलिटिकल थिंकर है, तो ये सब क्या करते हैं, ये सब डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज फॉर्मुलेट करी है इन्होंने अपने टाइम में, अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं चीज़ों की, अलग अलग कंसेप्ट को समझा है और लोगों तक समझाया है। दैट्स वाई आज तक ये आपकी बुक में रिकॉर्डेड है और आप इन्हें पढ़ रहे हो, सो दैट आप पुरानी सोसाइटी के बारे में जान सको, तो पता चल सके कि कैसे ग्रोथ, कैसे इवोल्यूशन और कैसे चेंजेस आए हैं। तो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो वो है लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। अब उससे पहले इन्होंने क्या बोला कि जो हम लोग बात करते हैं सोशियोलॉजी में, अपने खुद के स्टैट होते हैं और डायनामिज्म होता है। तो डायनामिज्म का मतलब तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि क्या चेंज आ सकता है सोसाइटी में। डायनामिज्म मतलब सिंपल क्या होता है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, हम लोग सोशल स्टैट की बात करते हैं, तो सोशल स्टैट में हम लोग देखते हैं इक्विलिब्रियम इन द सोसाइटी, कि आपकी सोसाइटी में इक्विलिब्रियम कैसे एग्जिस्ट करता है। अब इक्विलिब्रियम वर्ड क्या है, इक्विलिब्रियम का वर्ड होता है बेस्ट पोजीशन। इक्विलिब्रियम का वर्ड क्या होता है, मतलब क्या होता है, बेस्ट पोजीशन। तो बेस्ट पोजीशन क्या है सोसाइटी में चीज़ों के लिए, ठीक है, लाइक रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। ये थोड़ा इकोनॉमिक कंसेप्ट भी हो गया, लेकिन हाँ, साथ साथ सोशियोलॉजी से भी लिंक कर रहा है। तो ये चीज़ होती है इक्विलिब्रियम की, जब हमारे पास क्या है, एक बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है। अब सीधा बात करते हैं अगस्त कॉम्टे की लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। अगस्त कॉम्टे को लेके कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंसेप्ट बोलेगा, सोशियोलॉजी में कंट्रीब्यूशन पूछेगा, तो हमें इनकी ये 3 स्टेजेस एक्सप्लेन करनी होगी, ठीक है। अब पहले कंसेप्ट समझ रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे क्या क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखेंगे। अब इतना आप सेंस आपको खुद यूज़ करना पड़ेगा कि कॉम्टे से रिलेटेड कुछ भी पूछेगा, थ्योरीज के रिगार्डिंग, इनके कॉन्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग, देन यू हैव टू प्रेजेंट दिस। अब बात की जाती है पहली स्टेज की, जो कहलाती है थियोलॉजिकल स्टेज। थियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज और ट्रांजिशनल स्टेज। तो कंसेप्ट क्या है, थियोलॉजिकल स्टेज में इस टाइम पीरियड पे ये कहते थे कि एक टाइम था सोसाइटी में, अर्लियर टाइम पे हर चीज़ को गॉड से कनेक्ट करा जाता था। एवरी इवेंट दैट इज हैपनिंग, जो भी चीज़ हो रही है, जो भी काम हो रहा है, ये माना जाता था कि किस वजह से हो रहा है, गॉड रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए। सोसाइटी बटी हुई है, फ्यूडल लॉर्ड्स है, कुछ लोग किंग्स हैं, कुछ लोग खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, टेनेंट्स हैं। तो क्या हो रहा है, ये गॉड ने क्रिएट करके दिया है, ये फ्यूडल लॉर्ड्स को टॉप पे बैठना है और वो नीचे लोगों को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो वो जो आपका पर्टिकुलर लोअर क्लास का पर्सन है वो टॉप पे नहीं जा सकता, ये हायरार्की इस तरीके से सेट है। तो दिस इज क्रिएटेड बाय गॉड। हर चीज़ के लिए अच्छा बुरा सब कुछ किसने किया है, भगवान ने किया है, ठीक है। और भगवान ने किया है तो चर्च, बाहर तो देखो कैथोलिक सिस्टम और ये चलता था, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक सिस्टम, दो ग्रुप में बटी हुई थी सोसाइटी। तो ऑब्वियस बात है, जब भगवान की बातें आप इतना कर रहे हो तो कैथोलिक लोगों की वैल्यू बढ़ जाएगी और कैथोलिक लोगों को वैल्यू ज़्यादा दी जाएगी। लाइक दैट हैपन इन इंडिया ऑल्सो, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास में डिवाइडेड था। अब कोई कितना ही पावरफुल और राजा कोई भी बन के बैठा हो, लेकिन ब्राह्मण लोग राजा थोड़ी होते थे। जो पंडित, पुजारी, प्रीस्ट होते थे, क्या वो राजा होते थे? नहीं। लेकिन राजा को भी अगर कुछ काम करना होता था तो आप लोग किसी ब्राह्मण से, जैसे होता है ना हमारे
कि बिल्कुल पूजा यही करेंगे या इनसे परमिशन लेके हम काम करेंगे, इनसे एडवाइस लेके हम काम करेंगे। अब देखो कितने, अगर आपने कोई पुरानी हिस्टोरिकल चीज़ें देखी होंगी, रामायण महाभारत देखी होगी अगर, तो उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर कट एक्सप्लेन की गई हैं। तो वो अपनी वैल्यू अलग ही रखते थे ड्यू टू द डिवाइन नेचर और डिवाइन थिंकिंग ऑफ द सोसाइटी। फिर थोड़ी बहुत चेंजेस हुई, फिर आया मेटाफिजिकल स्टेज। मेटाफिजिकल स्टेज सीधा सीधा ये कहता था कि आपका जो भी हैपनिंग है वो क्या है, वो गॉड की वजह से, सॉरी, हैपनिंग एट्रीब्यूटेड टू गॉड वाज द फर्स्ट स्टेज, इट इज हैपनिंग एट्रीब्यूटेड टू नेचर। ठीक है, और इसी स्टेज को ट्रांजिशनल स्टेज भी बोला जाता था। यहाँ पे माना जाता था जो भी चीज हो रही है वो क्या है, वो नेचर की वजह से हो रही है, ना तो कोई आपका डिवाइन पावर है, ना कोई सुपर नेचुरल एक्ट है, ना ही कुछ साइंटिफिक चीजें इवॉल्व हुई हैं। तो ये एक मिड वे है थर्ड स्टेज और फर्स्ट स्टेज के बीच का। ऑब्वियस बात है, सेकंड नंबर है तो दोनों के बीच का मिड वे है काइंड ऑफ। सो इसे सेकेंड स्टेज जो है आपकी है उसे ट्रांजिशनल स्टेज भी कहा जाता था, जहाँ पे जो भी इवेंट हो रहे हैं वो ना तो सुपर नेचुरल एक्ट है और ना ही साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। ये जो टाइम पीरियड था ये 14th सेंचुरी के टाइम पीरियड में देखने को हमें मिला। उसके बाद जैसे जैसे टाइम पास हुआ, लोगों ने सोचना स्टार्ट किया, लोगों ने रीजनिंग करनी स्टार्ट की, लोगों ने क्वेश्चन उठाना स्टार्ट किया कि वाई ओनली चर्च के जो लोग हैं इन्हीं के पास पावर है, वाई डोंट वी हैव पावर, ये चीज़ें इस तरीके से क्यों हो रही हैं, ये सोशल स्ट्रक्चर इस तरीके से क्यों सेट है। तो जब लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट किया तो वो समय आया लॉजिकल रीजनिंग का। लोगों ने रीजनिंग करनी स्टार्ट की, क्वेश्चनिंग करनी स्टार्ट की, और इसी कंसेप्ट को एक वर्ड और यूज़ किया जाता है, साइंटिफिक टेम्परमेंट। क्या होता है, साइंटिफिक टेम्परमेंट। लोगों में साइंटिफिक सोच और विचारधारा जो थी वो डेवलप होती हुई हमें दिखी। तो ये साइंटिफिक टेम्परमेंट की वजह से हमारी तीसरी स्टेज देखने को मिली, जिसे कॉम्टे ने एक्सप्लेन किया है, और कॉम्टे ने इस चीज़ को सोशियोलॉजी से डायरेक्टली लिंक करा है कि जो सारी एक्सप्लेनेशन होती हैं वो वैलिड तभी मानी जाएंगी। मतलब देखो, आज आपने कोई एक्सप्लेनेशन वैलिड मानी है, लेकिन वो तब तक ही वैलिड है जब तक मेरे पास कोई और बेटर और प्रूवन उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं आ जाती। जैसे ही कोई और बेटर एक्सप्लेनेशन आई जिसका प्रूव है, तो मैं मान लूंगी कि वो जो नई एक्सप्लेनेशन है वो सही है। तो दिस इज काइंड ऑफ साइंटिफिक थिंग। और इसी से एक कंसेप्ट निकल के आता है पॉजिटिविज्म का। पॉजिटिविज्म का कंसेप्ट क्या होता है कि आप जो है, आप देख रहे हो कि वो इवेंट बहुत सिंपल है, ठीक है, आपको तो देखने में लगा कि इवेंट बहुत ही सिंपल है, लेकिन एक्चुअली में उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिलॉसफी थी। आपको तो लगा बहुत सिंपल था, 90% लाना, अब ट्यूशन लगा रखी थी, सब कुछ अच्छे से स्कूल में अच्छा पढ़ रहा था बच्चा, बहुत पैसा था, लेकिन ये नहीं पता बच्चा 4 महीने बीमार भी हो गया था, कैसे उसने कम टाइम में कैसे कोप अप करा है, कैसे सारा सिलेबस कवर करा है, कैसे प्रेशर पड़ा है, ट्यूशन में कॉपरेट करने से मना कर दिया गया था, स्कूल में सारा सिलेबस मिस हो गया था। तो आपको चीज़ें बहुत सिंपल लग रही हैं दूर से देखने में, बट जब तक आप उसे समझ नहीं रहे हो, मतलब आप समझोगे, देन यू विल बी एबल टू रियलाइज कि उसमें एक इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है चीज़ों में। ठीक है, सोसाइटी आपको बहुत सिंपल लग रही है कि अच्छा पीपल आर लिविंग, बट जब तक हम सोसाइटी में रह नहीं रहे, हमने ऑब्जर्व नहीं किया, हमने नहीं देखा कि अलग अलग डाइवर्स कल्चर के लोग हैं, दे आर स्पीकिंग द डिफरेंट लैंग्वेज, दे आर हैविंग द डिफरेंट कल्चर, तो ये कैसे मैनेज करके दे पीपल आर लिविंग। तो ये कंसेप्ट पॉजिटिविज्म में जाता है। अब अगस्त कॉम्टे ने क्या बात की, साइंटिफिक मेथड की बात की है। अब उन्होंने बोला है कि जो साइंटिफिक मेथड है ये क्या है। साइंटिफिक मेथड में एक तो हम कंपैरिजन करते हैं, दो चीज़ें आपस में किस तरीके से लिंक हैं या किस तरीके से डिफरेंस है उनमें, तो ये कंपैरिजन किया जाता है। फिर आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, फिर ऑब्जर्व तभी तो एनालाइज करके कुछ रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, एंड देन हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। एक्सपेरिमेंट मतलब एक चीज़ को अलग अलग जगह पे टेस्ट किया जाएगा कि वो कैसे रिजल्ट दे रही है, तभी एक कोई चीज़ थ्योरी बनती है। ठीक है, थ्योरी बनाने के लिए वो चीज़ का सेम रिजल्ट देना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ और रिजल्ट दिया, यहाँ कुछ और रिजल्ट दिया और थ्योरी बन गई कि इस जगह पे आप ये थ्योरी मानो, उस जगह पे आप नहीं मानोगे। तो थ्योरी में अब पता है, थ्योरी किसी ने बना दी और दूसरा पर्सन, दूसरा सोशियोलॉजिस्ट उस थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकता है। आप लोगों ने पढ़े होंगे साइंस में 9th क्लास की बुक में, आपके मॉडल थे काफ़ी, रदरफोर्ड मॉडल और ये मॉडल और वो मॉडल। एक पर्सन कोई बात कहता है, दूसरा पर्सन आता है क्रिटिसाइज करता है कि नहीं जी बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल सही है। तो थ्योरी में ये चीज़ें होती हैं, अपनी प्रपोजिशंस होती हैं और सबका अपना आइडियोलॉजी होता है। आप प्रूफ कर सकते हो, अपनी बात को रख सकते हो, देन इट इज़ वेल एंड गुड। हमें समझ में आ गया अगस्त कॉम्टे ने साइंटिफिक मेथड को किन किन 3 बेसिस पे बात की है। सो इस वीडियो में हमने अगस्त कॉम्टे तक की बात कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे, अभी इसमें आगे देखिए इस चैप्टर में आगे हैं, अभी एमिली डर्केम के बारे में कुछ इनकी स्टडी के बारे में है, देन कार्ल मार्क्स की स्टडी के बारे में है। तो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे एक साथ, आपको सारे थिंकर्स की पूरे कंसेप्ट, पूरी जो इनकी मैं कह रही हूँ कि जो जो इन्होंने स्टडी करा है सब एक साथ नहीं बता रहे एक चैप्टर में, बिकॉज इट इज़ नॉट द नेम ऑफ द थिंकर कि इस थिंकर के बारे में हम पूरा पढ़ रहे हैं, नहीं, ये कंसेप्ट के साथ, टॉपिक के साथ लिंक करके आपको धीरे 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 क्या कर रहा है, थिंकर्स के बारे में, थिंकर्स के वर्क बता रहा है। और अगर किसी बच्चे ने BA करी है ऑलरेडी
आपकी सोशोलॉजी में ही, तो उन बच्चों ने ऑलरेडी ESO 13 14 आप लोग सब पढ़ चुके हो, आपको वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नहीं हुई है तो हम तो धीरे धीरे हर यूनिट पे करेंगे ही करेंगे, ठीक है। सो आई होप इट विल हेल्प। और जो बच्चे अगर यूपीएससी के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं बीए के लिए भी वीडियो अपलोड कर दूंगी धीरे धीरे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आप बीए वाली वीडियो भी देख सकते हैं, सो दैट आपकी हेल्प हो जाए। ओके, सो जो भी डाउट है प्लीज़ कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, नोट्स टेलीग्राम से मिल जाएंगे। बाकी आई होप वीडियो हेल्प करेंगी और अब रेगुलर रखेंगे, कंटिन्यूटी में वीडियो लाएंगे। बहुत कल तक आपको एमिली डरकेम और कार्ल मार्क्स की वीडियो भी मिल जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।